द मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन। वेलकम टू क्लास 12। हम पेंटिंग का हमारा सबसे पहला चैप्टर मैन्यूस्क्रिप्ट पेंटिंग ट्रेडिशन के बारे में बात करेंगे। मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो काफ़ी पुराने, काफ़ी लंबे समय से, काफ़ी रिलीजियस पर्पसेस के लिए भी, किंग्स अपने किंगडम्स के लिए, बहुत सारे डिफरेंट पर्पसेस के लिए मैन्यूस्क्रिप्ट्स जो है वो बनाई गई थी और हम उसी के बारे में बात पढ़ेंगे। तो अब हम देखेंगे कि विष्णु धर्मोत्तर पुराण जो है, ये पूरा एक पुराण है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण। इसका जो तीसरा खंड है, तीसरा भाग है, उस तीसरे भाग का 5th चैप्टर, तो पूरा पुराण उसका 3rd पार्ट, और उस 3rd पार्ट का जो 5th चैप्टर है उसमें एक चैप्टर है, उस 5th चैप्टर का नाम है चित्र सूत्र, जिसका मतलब है ये चित्र सूत्र जो है वो बेसिकली जितना भी हमारा इंडियन आर्ट है वो उसका एक सोर्स है। हमारी जितनी भी इंडियन पेंटिंग्स है ना, उस चित्र सूत्र से इंस्पायर्ड है, उससे उसका एक पूरा सोर्स है इन पेंटिंग इन जनरल का। तो ये जो है वो इमेज ऑफ आर्ट मेकिंग, जिसे प्रतिमा लक्षण के नाम से बुलाया गया है, कि प्रतिमा लक्षण के नाम से द इमेज द आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग। प्रतिमा यानी कि जिसे हम हिंदी में जैसे स्टैचू, इमेज, कुछ भी कह सकते हैं, उसकी प्रतिमा, एंड लक्षण यानी प्रतिमा का लक्ष्य यानी कि प्रतिमा लक्षण, उसको बनाना। तो द आर्ट ऑफ इमेज मेकिंग के बारे में बहुत डिटेल में इस चैप्टर में बात करी गई है। ओके, तो इन्हें कहा जाता है, ये प्रतिमा लक्षणा को कैनन्स ऑफ पेंटिंग भी कहा जाता है। तो खंड जो है, द खंड मतलब द 3rd खंड डील्स विथ टेक्निक्स, टूल्स, मटेरियल्स, सरफेस, परसेप्शन, पर्सपेक्टिव, 3 डायमेंशनलिटी, सभी चीज़ें आर्ट से रिलेटेड, सभी चीज़ें कि क्या टूल्स यूज़ करें, कैसे मटेरियल्स होने चाहिए, किस सरफेस पे क्या चीज़ हमें बनाना है, और प्रपोर्शन क्या होना चाहिए, टेक्निक्स क्या होनी चाहिए, 3D फिगर्स कैसे बनाएं, उसको 3D को से डिपेक्ट करें, हर चीज़। तो इसका पूरा एक श्लोका है, ठीक है, जिसे कि षडंग कहा जाता है। ओके, द 6 लिम्स ऑफ इंडियन आर्ट। तो अगर आप षडंग के बारे में सर्च करेंगे आपको एक श्लोका मिलेगा, रूप भेदा प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंगकम। ठीक है, ये श्लोक बहुत ही अच्छा है, बहुत आपको अच्छा लगेगा। रूप भेद प्रमाणानि, रूप भेद का यानी अपीयरेंस, उसका लुक्स, कि उसका रूप कैसा होना चाहिए, उसका फाइनल जो हमें डिस्प्ले होकर आ रहा है उसका रूप अच्छा होना चाहिए, बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए। रूप भेद प्रमाणानि, प्रमाण यानी कि मेजरमेंट, यानी कि जो फिगर हम ड्रॉ कर रहे हैं उसका प्रपोर्शन, उसका स्ट्रक्चर, उसके मेजरमेंट्स बिल्कुल प्रॉपर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मुंह बहुत बड़ा बना दिया, हाथ बहुत छोटे बना दिए। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम, भाव यानी कि इमोशंस। हम चाहते हैं कि अगर हमने कोई फिगर गुस्से में बनाया है, कोई फिगर डांस कर रहा है, तो उसका प्रॉपर इमोशन, उसका प्रॉपर भाव जो है वो हमें डिपिक्ट होना चाहिए। भाव लावण्य योजनम यानी उसका एस्थेटिक कॉम्पोजिशन, उसकी पूरा प्रॉपर दिखना चाहिए, उसका बैकग्राउंड अच्छा होना चाहिए, जो उसमें कलर्स यूज़ कर रहे हो, जो उसका पूरा फिगर हो, जो उसका पूरा फॉर्म हो, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। तो रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम, हमने पहला लिम पढ़ा रूप भेद, दूसरा है प्रमाणानि, तीसरा है भाव, चौथा है लावण्य योजनम, पांचवा है सदृश्यम। जो अगर हम श्लोक देखें तो सदृश्य का मतलब सदृश्य, जैसा दृश्य है वैसा होना चाहिए, उससे रिजेम्बलेंस होना चाहिए, वो उतना ही नेचुरलिस्टिक होना चाहिए। अब वर्णिका भंगम का मतलब किस तरीके से आपको कलर्स का यूज़ करना है, कैसे उसमें शेडिंग इफेक्ट डालना है, जैसे आप ब्लैक से आउटलाइन कर रहे हो, डार्क से आउटलाइन कर रहे हो, आइज़ का कलर ऐसा होना चाहिए, बाल है इसका मतलब ये नहीं कि पूरा बस ब्लैक कलर कर दिया, उसमें भी डिफरेंट लाइटिंग्स आते हैं, डिफरेंट शेड्स आते हैं। स्किन का ब्रश को कैसे यूज़ करना है, राउंड ब्रश कहाँ यूज़ होगा, फ्लैट ब्रश कहाँ यूज़ होगा, पॉइंटेड ब्रश कहाँ यूज़ होगा, तो ये वर्णिका भंगम। और ये पूरा श्लोक है इति चित्रम षडंगकम। इति चित्रम षडंगकम मतलब यही चित्र के 6 अंग है, षड अंगकम। तो यह जो 6 ये है, ये चित्र के पेंटिंग के आर्ट मेकिंग के 6 लिम्स है जिनका हमें ध्यान देना है। रूप भेद प्रमाणानि भाव लावण्य योजनम सदृश्यम वर्णिका भंगम इति चित्रम षडंगकम। तो ये जो है वो जितने भी हम इंडियन स्कूल्स पढ़ने वाले हैं, राजस्थानी स्कूल, मिनिएचर पेंटिंग का, पहाड़ी स्कूल, मुग़ल स्कूल,
ये सारे कहीं ना कहीं इन्हीं लाइंस के ऊपर बेस्ड है, इन्हीं डिफरेंट लिम्स के ऊपर बेस्ड हैं। तो मेडिवल पीरियड के जो पेंटिंग्स हैं उनका एक जेनरिक नाम पड़ा, उसका नाम था मिनिएचर पेंटिंग्स। जो मेडिवल एज हम बात करते हैं, जो उस टाइम की पेंटिंग्स का नाम पड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स, क्योंकि ये साइज़ में बहुत छोटे थे, और साइज़ में छोटे होने के साथ साथ बहुत डिटेल्ड थे, हाईली डिटेल्ड, हाईली इंट्रिकेट, बहुत फाइन तरीके से बनाए गए थे। ये मिनिएचर पेंटिंग्स इतने छोटे थे कि आप हाथ में पकड़ के इसको देख सकते हो। बटन्स में, कफ्स में, बहुत अलग अलग जगहों पर इनको बनाया गया, बहुत पास से देखो, क्योंकि इसीलिए इनका नाम पड़ा मिनिएचर पेंटिंग्स। तो कई बार बड़ी बड़ी म्यूरल पेंटिंग्स उनकी लोगों की दीवारों पे, मतलब जो बड़े किंग्स होते थे, पेट्रन्स होते थे, बड़े बड़े मर्चेंट्स होते थे, वो मिनिएचर पेंटिंग से अपनी दीवारें वगैरह सजाते थे। बहुत सारी पेंटिंग्स का एक बहुत बड़ा सेक्शन जो है इन्हें मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस कहा गया है। मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस का मतलब कि जो मैन्युस्क्रिप्ट्स लिखी गई, जो एक तरीके से हम कह सकते हैं बुक्स लिखी गई, उन बुक्स के साथ जो टेक्स्ट होता था, उस टेक्स्ट के साथ वो ड्रॉ करके दिखाया जाता था। सो एज दे आर पिक्टोरियल ट्रांसलेशंस ऑफ पोएटिक वर्सेस फ्रॉम एपिक्स एंड वेरियस कैनोनिकल, लिटरेरी, बार्डिक और म्यूजिक टेक्स्ट मैन्युस्क्रिप्ट्स विद वर्सेस हैंड रिटन ऑन टॉप मोस्ट पोर्शन ऑफ पेंटिंग इन क्लियरली डिमार्केटेड बॉक्स लाइक स्पेस। तो ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत अलग अलग होते थे। लिटरेरी टेक्स्ट होते थे, रामायण की मैन्युस्क्रिप्ट, महाभारत की मैन्युस्क्रिप्ट, बाइबल की मैन्युस्क्रिप्ट, म्यूजिकल टेक्स्ट होती थी, पोएम्स होती थी, स्टोरीज होती थी, ये सारी मैन्युस्क्रिप्ट्स होती थी, जिसमें पूरा पेज डिवाइडेड होता था। उस पेज पे बॉर्डर होती थी, पेज पे एक बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर होता था जहाँ पे टेक्स्ट लिखते थे, फिर उसके नीचे उसकी ड्राइंग होती थी। समटाइम्स वन फाइंड्स द टेक्स्ट नॉट इन द फ्रंट बट बिहाइंड द वर्क ऑफ आर्ट। तो कई बार तो ऐसा भी होता था कि पेंटिंग आगे है और उसके पीछे फिर हमें टेक्स्ट दिख रहा है, यानी कि पेंटिंग इसका बहुत मेन फोकस होता है। और बहुत ब्यूटीफुल सुंदर पेंटिंग से इनको इलिस्ट्रेट किया जाता था, डेकोरेट किया जाता था। मैन्युस्क्रिप्ट इलस्ट्रेशंस जो थे उनको थीमेटिक सेट्स में कराता था, ईच सेट कंप्राइजिंग सेवरल लूज पेंटिंग्स और फोलियोज। तो यानी अलग अलग थीम के हिसाब से अलग अलग सेट्स प्रिपेयर किए जाते थे मैन्युस्क्रिप्ट के, और उन सेट्स में बहुत सारी लूज़ पेंटिंग्स होती थी। तो एक थीम है, उस थीम के बहुत सारे सेट्स हैं, सेट्स में बहुत सारी पेंटिंग्स हैं। इस तरीके से हर जो पोर्टफोलियो या फोलियो होता था उसका एक करेस्पॉन्डिंग टेक्स्ट होता था, जो कि उसके आसपास कहीं ना कहीं। तो मेन बात ये थी कि इसका मेन था पेंटिंग के साथ जुड़ा हुआ उसका टेक्स्ट रिटन होता था। ओके, उसका कोई भी वर्ड्स लिखा है, दोहा लिखा है, कुछ भी वो लिखा हुआ है। अकॉर्डिंगली हम देख सकते हैं रामायण पेंटिंग के सेट, भगवत पुराण के सेट्स, महाभारत, गीता गोविंद, रागमाला, बिहारी सतसई, रास मंजरी, ये डिफरेंट पोएम्स, टेक्स्ट, लिटरेरी टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें जिनके हमें अलग अलग सेट्स देखने को मिल जाते हैं। हर सेट जो है वो एक कपड़े से लपेटा जाता था और एक लाइब्रेरी में एक बंडल की तरह स्टोर किया जाता था। मतलब इन्होंने पूरी अपनी लाइब्रेरी प्रिपेयर करते थे ये मैन्युस्क्रिप्ट के साथ, प्रॉपर उनको स्टोर किया जाता था, उनको रखा जाता था। आप ये इमेज देख सकते हैं, श्रवक प्रतिक्रम सूत्र करनी ऑफ विजय सिम्हा मेवाड़, जो कि कमल चंद्र ने लिखी 2060 में, जो कि अभी बॉस्टन में म्यूज़ियम में कलेक्टेड है। सो आप देख सकते हैं कि ये किस तरीके से इनको टाई किया जाता था। ये तो बहुत ही पतली है जिनके ऊपर सिर्फ टेक्स्ट लिखा हुआ है, ऐसे बड़ी बड़ी भी होती थी थोड़ी सी हाइट विड्थ में, जिनके ऊपर पेंटिंग्स भी की जाती थी। सबसे इम्पॉर्टेंट फोलियो स्टेज जो पेज होता था, मतलब पूरे एक जो मैन्युस्क्रिप्ट होती थी उसका सबसे इम्पॉर्टेंट पेज होता था कोलोफोन पेज। कोलोफोन पेज वो पेज होता था जिसमें सारी इन्फॉर्मेशन होती थी। इसका पेट्रन कौन है? पेट्रन यानी कि अब देखिए मैन्युस्क्रिप्ट बन रही है, उसके लिए पेपर चाहिए, लिखने के लिए इंक चाहिए, कलम चाहिए, लिखने वाला चाहिए, पेंटिंग करने वाला चाहिए, पेंटिंग के लिए कलर्स, ब्रशेस। तो मतलब एक मैन्युस्क्रिप्ट उस समय पर लिखना इट वाज नॉट एन ईजी जॉब, और बहुत ही सस्ता नहीं था, क्योंकि आप एक स्क्राइब को पैसे दे रहे हो जो कि लिख रहा है उसकी हैंडराइटिंग में, बॉर्डर बनाने वाले को पैसे दे रहे हो जो कि पेज को डेकोरेट कर रहा है, पेज खरीदने के लिए पैसे दे रहे हो, उनके वर्कर्स को पैसे दे रहे हो जो आपके लिए पेज बना रहा है। तो एक मैन्युस्क्रिप्ट बनना काफ़ी एक बहुत ही ऐसा नहीं था कि बहुत ईजीली या सस्ते तरीके से बन जाता था, उसमें काफ़ी पैसे लगते थे, कमीशन लगता था। तो पेट्रन का नाम जिसने उसको कमीशन करवाया है, जिसने वो मैन्युस्क्रिप्ट बनवाई है, उसका नाम होता था। जब वो मैन्युस्क्रिप्ट बनी है वो लिखा रहता था। उसका आर्टिस्ट कौन है जिसने पेंट किया है उसका नाम, स्क्राइब जिसने लिखा है उसका नाम, डेट कि किस तारीख पर लिखी गई है, किस जगह पर लिखी गई है, कि किसने वर्क को कमीशन करवाया, ऐसी इंपॉर्टेंट डिटेल्स होती। तो ये कोलोफोन पेज बहुत इंपॉर्टेंट होता था, जिससे हमें सारी इन्फॉर्मेशन मिलती थी कि ये मैन्युस्क्रिप्ट किसने लिखी, क्यों लिखी, कहाँ लिखी, कब लिखी। लेकिन क्योंकि टाइम जैसे जैसे बीतता गया, ये मैन्युस्क्रिप्ट्स बहुत फ्रिजाइल होते थे, बहुत ही पतले और ऐसे एक
एक बहुत ही अलग टाइप की नेचुरल कागज़ जो होते थे वो भी नेचुरल मटेरियल से बनते थे, तो पेपर बहुत जल्दी ख़राब हो जाता था, ख़त्म हो जाता था और उसकी अच्छे से देख संभाल नहीं रख कर पाए। इस वजह से बहुत लंबे समय में ये जो उसके कोलोफोन पेजेस है वो कई बार घूम जाते थे। मान लीजिए कि उसका थ्रेड या कोई भी लूज़ हो गया बंडल, तो वो एक कोलोफोन पेज निकल के कहीं उड़ गया, दूसरे के साथ लग गया, मतलब डिफरेंट चीज़ों के कारण उसके कोलोफोन पेज कई बार मिसप्लेस हो जाते थे। तो बहुत टाइम भी लगा है कि बहुत सारे कोलोफोन पेजेस को वापस रिस्टोर करा, उनकी प्रॉपर मैन्युस्क्रिप्ट के साथ बहुत स्टडी करने में भी टाइम लगता था। इट वाज अ वेरी डिफ़िकल्ट टास्क। लेकिन पेंटिंग्स आर ड्यू टू ravages of time, colophon pages have often gone missing, compelling scholars to attribute missing particulars on the basis of their expertise. Being fragile pieces of artworks, paintings are susceptible to mishandling, fire, humidity, other such calamities and disasters. और ये बहुत ही वैल्यूबल आर्टिफैक्ट्स होते थे, बहुत ज़रूरी होते थे, बहुत ही प्रेशियस हैं ये, क्योंकि ये बहुत कुछ बताते हैं। मान लीजिए अगर अकबर ने रामायण की कोई मैन्युस्क्रिप्ट को अगर कमीशन करवाया तो वह बहुत इंपॉर्टेंट डिटेल अकबर के बारे में बता रहा है कि हाउ ही वाज अ सेक्युलर किंग। उससे उनकी बहुत सारी पॉलिसीज़ के बारे में हमें पता चल रहा है, उसको समझ पा रहे हैं हम कि अच्छा उन्होंने कुछ किया तो वो क्यों किया। तो ये बहुत छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन वो कोलोफोन पेज, एक सिंगल पेज भी बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसने पूरा मिसप्लेस कर देगा वरना वो कि मैन्युस्क्रिप्ट किसने बनाई, कब बनाई, क्यों बनाई। तो ऑफन उस समय पर क्या होता था कि इन मैन्युस्क्रिप्ट्स को एक राजा दूसरे राजा को गिफ्ट करते थे। शादी में, दहेज में ये मैन्युस्क्रिप्ट गिफ्ट करना बहुत ही प्रेशियस चीज़ मानी जाती थी, क्योंकि मैन्युस्क्रिप्ट को बनाना, तैयार करना अपने आप में एक बहुत ही बड़ा, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट टास्क होता था। नॉट एवरीबडी कुड डू इट। तो वो गिफ्ट्स एक्सचेंज किए जाते थे एज किंग्स के बीच में, बहुत अलग अलग जगहों तक, पिलग्रिम्स पे, तीर्थ वाली जगहों पर, मॉन्क्स के साथ, एडवेंचरर्स के साथ मैन्युस्क्रिप्ट्स ट्रैवल की जाती थी। इस वजह से हमें बहुत ऐसा मिलता है कि मेवाड़ की पेंटिंग बूंदी में, बूंदी की पेंटिंग मैन्युस्क्रिप्ट्स मेवाड़ में, एंड एक बहुत वाइड इसके वजह से कल्चर हमें देखने को मिलता है, रिच कल्चर इसकी वजह से देखने को मिलता है। हिस्ट्री ऑफ पेंटिंग्स को रिकन्स्ट्रक्ट करना एक बहुत ही अपने आप में फिनोमिनल टास्क है, बहुत डिफ़िकल्ट भी टास्क है, बहुत इंटरेस्टिंग टास्क है। बहुत ही कम डेटेड सेट्स हमारे पास है, क्योंकि अगर हम कंपेयर करें तो बहुत कम ऐसे मैन्युस्क्रिप्ट सेट्स हैं जिसके ऊपर डेट, इन्फॉर्मेशन सब बहुत प्रॉपर लिखी हुई है। तो जब हम उनको क्रोनोलॉजिकली अरेंज करने, यानी मैन्युस्क्रिप्ट्स को अरेंज करने की कोशिश करते हैं, तो कई बार हमें गैप्स दिखते हैं जो हमें समझ नहीं आता कि हम उनको कैसे फिल करें। बहुत कन्फ्यूजन होता है, उनको टाइम फ्रेम में प्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। टू मेक मैटर्स वर्स, जो लूज़ वैल्यूज़ हैं, अब वो ऐसा भी होता है कि और ज़्यादा कि कई बार पेजेस निकल गए, वो निकल के कहीं और किसी और सेट के साथ चले गए, तो उसमें भी बहुत मुश्किल है कि बीच में मान लीजिए आप 10 पेजेस की मैन्युस्क्रिप्ट है, 20 पेजेस की मैन्युस्क्रिप्ट है, जिसमें से बीच में 3rd पेज और 17th पेज जो है वो कोई और ही मैन्युस्क्रिप्ट का अटैच किया हुआ है, तो वो भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है कि प्राइवेट कलेक्शंस में जाने की वजह से भी, कि उसकी प्रॉपर उसकी देख रेख नहीं हो पाती है, टाइम के साथ पेपर विदर हो जाता है, उसकी इंक गायब, मतलब देयर आर सो मेनी डिफरेंट चैलेंजेस, जिस वजह से हमारे लिए बहुत मुश्किल है मैन्युस्क्रिप्ट्स को स्टडी करना। बट स्टिल स्कॉलर्स ने एक बहुत ही अच्छा काम किया है इनको स्टडी करने में, और हमने जितना सर्कमस्टेंसेस के अकॉर्डिंग हमारे पास जितना एविडेंस था, हमने उससे उसको कंस्ट्रक्ट करने की पूरी कोशिश की है। अब हम बात करते हैं वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग। तो पेंटिंग एक्टिविटी जो थी वो बहुत से शुरुआत में सबसे पहले वेस्टर्न पार्ट्स में काफ़ी वो हुई है, जी गुजरात, राजस्थान वाली साइड्स में। गुजरात एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था पेंटिंग का, राजस्थान के सदर्न पार्ट, सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स मध्य प्रदेश वाला थोड़ा सा पार्ट जो था, तो कुछ ये ज़्यादातर इसीलिए बहुत वो थे क्योंकि गुजरात में आप हम जानते हैं कि काफ़ी वेल नोन पोर्ट्स है। गुजरात एक बहुत ही पुराना और अच्छा पोर्ट साइट रहा है, तो पोर्ट्स के कारण एक बहुत अच्छा नेटवर्क था ट्रेड रूट्स का, बहुत सारे मटेरियल्स वहाँ से पास होते थे, मर्चेंट्स वहाँ से पास होते थे, ट्रेडर्स वगैरह। और इसी वजह से उस रीजन में ना काफ़ी जो मर्चेंट्स वगैरह जो रहते थे ना, पोर्ट एक्टिविटीज़, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की एक्टिविटीज़ की वजह से उन्हें काफ़ी वेल्दी थे, काफ़ी पावरफुल थे वो मर्चेंट्स, क्योंकि वहाँ से देखिए गुजरात के पोर्ट से काफ़ी ट्रेड होता था, इंपोर्ट एक्सपोर्ट होता था, तो वहाँ पे जो मर्चेंट्स ट्रेड और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते थे तो वो काफ़ी वेल्दी, रिच एंड पावरफुल थे। इस वजह से एक मर्चेंट क्लास कम्युनिटी थी जो जैन्स की थी। तो जैन्स जो थे वो एक मर्चेंट क्लास को, बहुत ज़्यादातर जैन्स जो थे वो मर्चेंट क्लास को बिलोंग करते थे।
एंड वो काफ़ी पावरफुल थे, काफ़ी रिच थे, काफ़ी वेल्दी थे। तो जैन कम्युनिटी वाज अ वेरी ह्यूज एंड ह्यूमोंगस, और काफ़ी वेल्दी कम्युनिटी अपने आप में थी वो उस समय पर। सो इसी वजह से जो अर्ली पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है, मैन्युस्क्रिप्ट ट्रेडिशंस में देखने को मिलती है, जो वेस्टर्न पार्ट्स में डेवलप हुई थी, वो पेंटिंग जो है वो ज़्यादातर जैन कम्युनिटीज़ एंड जैन पेंटिंग्स के रूप में डेवलप हुई। इसलिए हम वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग को जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग भी कहते हैं। तो जैन कम्युनिटी में जो जैन्स थे वो काफ़ी पेट्रन्स बने बहुत सारे मैन्युस्क्रिप्ट्स के, बहुत सारी पेंटिंग्स को उन्होंने कमीशन किया, और जैन थीम्स के ऊपर काफ़ी पेंटिंग्स बनाई जाती थी। तो जैन पेंटिंग जो थी वो इसीलिए हुआ ज़्यादातर क्योंकि जैनिज़्म में एक कॉन्सेप्ट है शास्त्र दान का। शास्त्र दान का मतलब कि यू डोनेट द शास्त्रास, जो ओल्ड रिलीजियस जो टेक्स्ट होते थे जिन्हें हम हिंदी में शास्त्र कहते हैं, तो उनके डोनेशन का एक कॉन्सेप्ट था कि उसका डोनेशन इज़ लाइक यू डोनेटिंग नॉलेज, यू डोनेटिंग दैट यू स्प्रेडिंग योर धर्मा बेसिकली। सो शास्त्र दान के कॉन्सेप्ट की वजह से जो है ये और भी ज़्यादा मैन्युस्क्रिप्ट्स जो है उनको कमीशन करने लगे, उन्हें पेट्रन करने लगे, और बड़े बड़े लाइब्रेरीज़ थी जिन्हें कहा जाता था भंडार। तो वो बड़े बड़े मतलब बहुत बड़े भंडार थे, उनमें खूब सारी मैन्युस्क्रिप्ट स्टोर करके रखी गई थी। तो ये बहुत ही राइटियसनेस, ग्रैटिट्यूड और चैरिटी का एक बहुत बड़ा हिस्सा था जैनिज़्म में। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया हुआ है नीचे, इट्स ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल, जस्ट इसके अलावा कोई वर्ड ही नहीं है। जैसे कि बर्थ ऑफ महावीर कल्पसूत्र 15th सेंचुरी, ये जैन भंडार राजस्थान के एक जैन भंडार में हमें दिख रहा है कि महावीर जो द 24th तीर्थंकर ऑफ जैन थे, उनके बर्थ की यहाँ दिखाया गया है। सो कैसे उन्होंने प्रॉपरली डिमार्केटेड स्ट्रक्चर में पेंटिंग्स बनाई है, ट्रेडिशनल कलर्स का यूज़ किया है, रेड, ब्लू, एंड ये जो आपको दिख रहा है ना, ये बॉर्डर्स एंड ऑल दैट कलर, ये दिस कलर इज़ प्योर गोल्ड। ये प्योर गोल्ड है, जो गोल्ड को पहले फाइन डस्ट में करके उसमें गम मिलाया जाता था, एंड दैट वाज यूज्ड फॉर पेंटिंग। सो इट वाज प्योर गोल्ड दैट वाज यूज्ड फॉर पेंटिंग। एंड इसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि ब्यूटीफुल मोटिव्स बनाए हुए हैं, बहुत ही इंट्रिकेट एंड फाइन आपको देखने को मिल सकती है कि डिज़ाइंस हैं, एंड दे हैव ऑल्सो रिटन एक बॉक्स स्ट्रक्चर में उन्होंने लिखा भी हुआ है यहाँ पर। सो इट्स अ वेरी प्रॉपरली डिमार्केटेड स्पेस जिसका उन्होंने यूज़ किया है, बहुत ही कलरफुल एंड इट्स ब्यूटीफुल। तो बहुत ही जो बहुत सारे टेक्स्ट जो पेंट होते थे उसमें से एक बहुत ही वाइडली पेंटेड टेक्स्ट था, वो था कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र में बेसिकली 24 तीर्थंकर्स की लाइफ के बारे में बताया गया था कि कल्पसूत्र में उनके बर्थ से लेकर उनके सैल्वेशन तक, जब तक उनको सैल्वेशन मिली, तो बर्थ से लेकर सैल्वेशन तक की उसकी पूरी स्टोरी जो थी वो कल्पसूत्र में 24 तीर्थंकर्स की हमें देखने को मिल जाती है। उनकी बायोलॉजिकल नैरेटिव, उनकी लाइफ, उनके डिफरेंट इंसिडेंट्स, और उसमें उनकी लाइफ में 5 इंसिडेंट्स को काफ़ी वो माना जाता था। उनका बर्थ, उनका कॉन्सेप्शन बेसिकली सबसे पहले जब वो अपने मदर्स के पेट में आए, उनका कॉन्सेप्शन, उनका बर्थ, उनका रिनंसिएशन व्हेन दे लेफ्ट एवरीथिंग बिकेम अ मॉन्क, या जो भी होता है उसमें, एनलाइटनमेंट, एंड द फर्स्ट सर्मन, जब सबसे पहले उन्होंने अपना सर्मन दिया। The 5 key incidents were conception, birth, renunciation, enlightenment and first sermon. Conception जब वो अपने मदर्स की वूम में आए, then उनका बर्थ होना, फिर उनका पूरी लाइफ को रिनाउंस करना, and then उनका enlightenment होना, and उनका फर्स्ट sermon. The salvation from the lives of तीर्थंकर्स and events leading to and around these comprise most part of the कल्पसूत्र। तो कल्पसूत्र में बेसिकली 24 तीर्थंकर जो हैं उनके लाइफ के बारे में ये सब डिटेल्स हमें देखने को मिलती है। यहाँ पर आपको एक और एग्जाम्पल दिख रहा है कि this is Mahavir's mother Trishla dreams about 14 objects when she conceives Mahavir. So when she conceives Mahavir, she dreams of these 14 objects जो हमें यहाँ पर ऊपर दिख रहे हैं. It's like there's an elephant, there's a bull, there's a tiger lion, then there's a goddess, I think it's goddess Lakshmi. Like, so you see the goddess, there's an elephant, a bull, a tiger, goddess Shri, a kalash, a palanquin, a pond, a rivulet, fire, banners, garlands, heap of jewels, sun and the moon. So she consults an astrologer जब उनको ये this is a basically story behind the whole painting कि जब उन्हें ये सपने आते हैं, so she consults an astrologer बताते हैं कि what are the different मतलब what are the meanings of ये सारी symbols जो आपको dream में दिखे हैं, so that the child will either become a great saint or a teacher or a great king or something like that.
So these are all different things. Other popularly painted texts are कालकाचार्य कथा, संग्राहिणी सूत्र. कालकाचार्य कथा जो है बेसिकली आचार्य कालका एज इट इज़ रिटन की स्टोरी को डिपिक्ट करता है, जो कि एक मिशन में है कि वो अपनी सिस्टर को, तो आचार्य कालका की सिस्टर जो है उसको किनका किडनैप हो जाता है, एक ईवल किंग उनका किडनैप करता है जो कि एक जैन नन होती है। तो उनको सेव करने के लिए, उनको बचाने के लिए, उनको वापस लाने के लिए आचार्य कालका एक एडवेंचर पे निकल जाते हैं। बहुत सारे एपिसोड्स आते हैं, एडवेंचर्स आते हैं, बहुत उनकी मिसिंग सिस्टर को ढूंढने के लिए। ऑल ऑफ दीज थिंग्स, मैजिकल पावर्स वगैरह, सो मेनी डिफरेंट थिंग्स, और इन सब का डेमोन्स्ट्रेशन है। उत्तराध्यायन सूत्र जो है उसमें महावीर की टीचिंग्स बताए गए हैं, कैसे मॉन्क्स को अपना कोड ऑफ कंडक्ट रखना चाहिए, उनको फॉलो करना चाहिए। संग्राहिणी सूत्र में यूनिवर्स एंड स्पेस के बारे में कॉन्सेप्ट है। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर देयर अलग अलग टेक्स्ट में। और इन टेक्स्ट के ऊपर ये उत्तरायण सूत्र हो गया, कल्प सूत्र हो गया, संगाहिनी सूत्र हो गया, इन सब टेक्स्ट के, इन सब सूत्रों के ऊपर जो है फिर हमें बहुत सारी पेंटिंग्स जो कि जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग या वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखने को मिलती है। तो जैन्स गॉट दीज टेक्स्ट रिटन इन न्यूमरस कॉपीज़, तो एक ही उसके बहुत सारे कॉपीज़ होते थे, इन टेक्स्ट की बहुत सारी कॉपीज़ बनाई जाती थी, उसमें पेंटिंग्स करी जाती थी। तो एक टिपिकल फोलियो या पेंटिंग जो था उसको सेक्शंस में डिवाइड किया जाता था। बॉर्डर होती थी, सेक्शंस में लिखने के लिए जगह होती थी, पेंटिंग के लिए जगह होती थी, इमेजेस के लिए जगह होती थी। सो this is another example. Kalka is seen on the lower right and his captive sister is depicted towards the top left. The donkey with magical powers is spewing arrows at Kalka's army of kings. The evil king presides from the inside the circular fort. So this is basically how everything is written up. देख सकते हैं कि side में they have also written the text with the image. So the painting and what is written: a small hole in the center was created for a string to pass through to fasten the pages together that were inked and protected with wooden covers called patlis placed on top and bottom of the manuscripts. तो पेजेस के बीच में एक छेद किया जाता था, उस छेद के थ्रू एक थ्रेड पास करके उसको बांध दिया जाता था ताकि पेंटिंग जो है वो प्रोटेक्टेड रहे। और जितनी भी पेजेस होते थे उनके ऊपर और नीचे वुडन उसी साइज़ के वुड के पीसेस होते थे, जिसकी वजह से वो सारे पेजेस एक साथ इकट्ठा प्रोटेक्टेड रहते थे। उन वुडन पीसेस को पतलीज़ कहा जाता था, पटलीज़। ओके, जो अर्ली जैन पेंटिंग्स है वो ट्रेडिशनली पाम लीव्स, पाम के पत्तों पे, यानी ट्रेडिशनली जो पेड़ के पत्ता है उसको ट्रीट करके उसके ऊपर कुछ सोल्यूशन लगा के उसके ऊपर उस सरफेस को उसके ऊपर पेंट किए जाते थे। और पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था 14th सेंचुरी में। तो पेपर जो है वो इंट्रोड्यूस ही 1400 AD समथिंग में हुआ था। उसके पहले तक जो है वो पाम लीव्स के ऊपर ही काम किया जाता था। और सबसे अर्लीस्ट सर्वाइविंग पाम लीव्स जो है वो 11th सेंचुरी से है, यानी 1100 AD जितनी पुरानी, जो कि आज से इज़ लाइक 1100 ईयर्स ओल्ड। जितनी पुरानी, सबसे पुरानी मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पाम लीफ पर अभी सर्वाइव कर रही है। The palm leaves were adequately treated before painting and writing was etched upon the leaves with a sharp calligraphic device. तो leaves को पहले treat किया जाता था, उसके ऊपर सब कुछ apply करके, और फिर उसके ऊपर जो work है वो etch किया जाता था, लिखा जाता था, painting की जाती थी। Owing to the narrow and small space in palm leaves, painting initially was largely confined to patlis that were liberally painted in bright colors with images of gods and goddesses and incidents from the lives of Jain acharyas. क्योंकि palm leaves बहुत बड़े नहीं होते थे, छोटे छोटे होते थे, तो पहले छोटी पेंटिंग्स होती थी, छोटे छोटे टेक्स्ट लिखे जाते थे। एंड मतलब दिस वाज व्हाट इट वाज कि लार्जली वो बहुत ही कम उसमें पेंट किए जाते थे। जैन पेंटिंग्स जो है वो एक स्कीमेटिक और सिंप्लीफाइड लैंग्वेज भी उन्होंने अपनी खुद की डेवलप की, एक सिंपल लैंग्वेज भी उन्होंने अपने लिए डेवलप की, जिसमें वो क्या करते थे, एक लैंग्वेज डेवलप करना इन द सेंस कि पेंटिंग्स की लैंग्वेज डेवलप करना इन द सेंस कि प्रॉपर मेथड से पेंटिंग करते थे। वो पहले पूरे पेज को सेक्शंस में डिवाइड करते थे, एक सेक्शन में टेक्स्ट लिखते थे, दूसरे सेक्शन में पेंटिंग्स करते थे, बॉर्डर्स होती थी, मोटिव्स भी होते थे पूरे डेकोरेट करने के लिए, और एक ही पेज पे बहुत सारे अलग अलग इंसिडेंट्स भी आते थे। एक अगर हम देखें तो ब्राइट कलर्स का यूज़ है, टेक्सटाइल पैटर्न्स का हमें पेंटिंग्स में दिखता है कि बहुत ही ब्यूटीफुल पैटर्न्स दिखते हैं। ब्राइट कलर्स हमने पहले भी देखा था, ब्लू, रेड, डीप ब्राइट कलर्स का यूज़ है। थिन, पतली, वायरी लाइंस हम देख सकते हैं। तो ये बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स है जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग की, कि पतली पतली लाइंस हैं, और हमें फिगर्स का 3 डिमेंशनैलिटी जो है वो दिखता है एडिशन ऑफ अ फर्दर आई से। अब अगर हम यहाँ पर आईज़ देखेंगे
जैसे यहाँ पर अगर आप आईज़ देखेंगे तो इसमें आप देखेंगे कि जो मदर की आईज़ है वो कैसे दूसरी वाली ऊपर वाली आई थोड़ी सी फेस से बाहर निकल के जा रही है। सो दिस प्रोट्रूडिंग आई जो था ये जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक स्पेशल फीचर था, जिससे कि 3D या थ्री डिमेंशनैलिटी पेंटिंग्स की दिखाने के लिए इसको यूज़ किया जाता था। अगर हम इसमें आर्किटेक्चरल एलिमेंट्स को देखें तो वो जो थे वो सल्तनत डोम्स आर्चेज़, यानी कि जो उस टाइम का जो लोधी सल्तनत मतलब जो चल रही थी सल्तनत्स का जो राज चल रहा था उससे काफ़ी इंस्पायर्ड था, उनके आर्किटेक्चर से इंस्पायर्ड था। और उसका प्रेजेंस हमें गुजरात में, मांडू में, जौनपुर, पटन में भी बहुत आसानी से देखने को मिल जाता है कि जो इस्लामिक इन्फ्लुएंस है आर्किटेक्चर में, वो ही पेंटिंग्स जैन पेंटिंग्स में भी देखने को मिल जाती है। बहुत सारे इंडिजिनस फीचर्स, लोकल कल्चर लाइफ से, मतलब हमें बहुत देखने को मिलता है कि वो अपने कल्चर से, अपनी लोकल लाइफ से भी काफ़ी जुड़ी हुई थी कि टेक्सटाइल पैटर्न्स, कलर्स, डिज़ाइंस जो है वो बहुत ज़्यादा लोकलाइज्ड हमें दिखती है। और फर्नीचर, कॉस्ट्यूम, डेली यूज़ की जो चीज़ें हैं वो काफ़ी लोकलाइज्ड है, जैसे कि एरिया जो गुजरात के एरिया में जो ज़्यादातर चीज़ें यूज़ होती हैं जैसे डिज़ाइंस हैं और उन सब से काफ़ी इंस्पायर्ड है, उससे ही रिलेटेड है। लैंडस्केप के फीचर्स बहुत ही कम यूज़ हैं और ज़्यादातर बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है, लैंडस्केप बहुत ज़्यादा नहीं होते थे, बट या लाइफ एंड डेली लाइफ के ऑब्जेक्ट्स को काफ़ी बहुत अच्छी तरीके से बताया जाता था। 1350 से 1450 का ये जो 100 ईयर्स का फेज़ था, ये सबसे ज़्यादा क्रिएटिव फेज़ था जैन पेंटिंग्स का। बहुत सारी चीज़ें इसमें हुई और इसमें अगर हम देखें बाकी पीरियड्स के कंपैरिजन में, लैंडस्केप, फिगर्स, डांस पोजेस, म्यूजिशियंस जो कि इंस्ट्रूमेंट्स बजा रहे हैं, ये सभी अपार्ट फ्रॉम दी मेन एपिसोड, मतलब मेन एपिसोड के आसपास इन सभी को भी बनाया गया है। तो ये वाला पीरियड 100 ईयर्स का जो है काफ़ी सबसे क्रिएटिव पेंटिंग्स फेज़ था जैन पेंटिंग्स का। अब यहाँ पर एग्जांपल देख सकते हैं कि हमारा जो मेन एपिसोड है उसमें वो लेडी बनाई हुई है और ये उसका टेक्स्ट है। अब उसके आसपास आप देख सकते हैं कि लैंडस्केप टाइप है, नीचे आप देख सकते हैं कि 2 फिगर्स इन वो एनिमल्स बनाए हुए हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे। उसके नीचे आप देख सकते हैं कि सो ऑल ऑफ दीज आर अराउंड दैट थिंग, उसको इनरिच करने के लिए, इन्हांस करने के लिए। जो मेन एपिसोड है वो तो लेडी का है, द फीमेल ड्रॉन। सो दीज पेंटिंग्स जो थी इनको बहुत ही गोल्ड, लैपिस लजुली, यहाँ तक कि जो ब्लू कलर था वो भी लैपिस लजुली एक बहुत ही प्रेशियस ब्लू कलर का जेमस्टोन होता है, जैसे एमरल्ड हो गया, सफ़ायर हो गया, उसी तरीके से। तो लैपिस लजुली ब्लू कलर का एक बहुत ही प्रेशियस जेमस्टोन होता है, तो उसका यूज़ किया जाता था। गोल्ड का यूज़ किया जाता था पेंटिंग में, इन सारे जेमस्टोन्स का यूज़ किया जाता था। इन जेमस्टोन्स के लिए इनको बहुत ही ग्राइंड, पहले बहुत ही बारीक सा पाउडरी में ग्राइंड कर दिया जाता था, उसमें गम मिलाकर उससे फिर पेंट किया जाता था। तो इन पेंटिंग्स की रिचनेस हम कंपेयर कर सकते हैं, दैट द रिचनेस विद दीज विद व्हाट इट वाज पेंटेड, की जो पेंट्स है वो खुद ही बहुत ही जेमस्टोन से बन रहे हैं, गोल्ड, लैपिस लजुली और ऐसे बहुत ही रिच एंड वेल्दी जेमस्टोन से ही, कलर्स ही इन सब चीज़ों से बन रहे हैं। सो इनके अलावा जो तीर्थी पतास मंडल्स और सेक्युलर, मतलब और भी स्टोरीज जो है वो जैन कम्युनिटीज़ पेंट कराती थी। तो मतलब बेसिकली ये है कि जो वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग है वो ज़्यादातर जैनिज़्म इंस्पायर्ड था, इसलिए उसको जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग कहा जाता था। जैन थीम्स, जैन स्टोरीज़ का ही हमें उसमें डोमिनेंस देखने को मिलता है। जैन पेंटिंग्स जो थे वो रिच पर्सन्स और डेडिकेटेड डेवोटीज़ वगैरह भी पेट्रोनाइज़ करवाते थे। और बहुत मतलब वेल्दी सिटीजन्स वगैरह 15-16 सेंचुरीज़ में लिटरेरी थीम्स पे, रिलीजियस थीम्स के ऊपर। तो ये जो बहुत वेल्दी मर्चेंट्स हैं, जो डेवोटीज़ हैं, भक्त हैं, फॉलोअर है धर्मा के, दे वुड ऑल्सो पेट्रोनाइज़ कि हम टेक्स्ट लिखवाएं, उसको डोनेट करें लाइब्रेरीज़ में, ताकि जो बाकी लोग हैं उस टेक्स्ट को पढ़ सके, टेक्स्ट के थ्रू वो मैसेज बाकी लोगों तक पहुंच सके। सो दिस वॉज अ वेरी कॉमन प्रैक्टिस, और मतलब नॉट अ कॉमन प्रैक्टिस, दिस वॉज अ वेरी पॉपुलर प्रैक्टिस। और इस प्रैक्टिस के कारण जो है हमें इतना वाइड रेंज एंड वेराइटी एंड स्केल और क्वांटिटी ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स हमें जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग में देखने को मिलती है। ये एक रीज़न बहुत इंपॉर्टेंट था। अब ये स्टाइल जो है रिप्रेजेंट्स द इंडिजिनस ट्रेडिशन ऑफ पेंटिंग बिफोर द फॉर्मुलेशन ऑफ कोड स्टाइल्स। तो हम ये एक इम्पॉर्टेंट स्कूल इसलिए भी है क्योंकि जो जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग है ना, इसमें हमें बिल्कुल इंडिजिनस और लोकलाइज पेंटिंग ट्रेडिशन देखने को मिलता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे आगे वाले चैप्टर्स में, राजस्थानी मिनिएचर स्कूल, मुगल मिनिएचर स्कूल, तो वो बहुत ही हेविली इन्फ्लुएंस थे पर्शियन आर्ट से, ईरानियन आर्ट से। मुगल के बाद उसमें इस्लामिज़म का बहुत, वो मुगल मिनिएचर जो है उसमें पर्शियन, ईरानियन, इराकियन एंड इस्लामिक आर्ट ट्रेडिशंस बहुत आ जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। यूरोपियन आर्ट भी हमें देखने को मिलता है। तो जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क स्कूल ऑफ पेंटिंग इसलिए है क्योंकि ये
बहुत इंडिजिनस है, ये बिल्कुल इंडियन प्योर इंडियन ट्रेडिशन को डिपिक्ट करता है। इसके बाद से जो राजस्थानी और मुग़ल इन्फ्लुएंसेस, फिर उसमें बाकी अदर कल्चर एंड अदर आर्ट फॉर्म्स का इंटरमिंगलिंग हमें देखने को मिल जाता है। तो जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग हम कह सकते हैं इज़ अ वेरी प्योर इंडिजिनस स्कूल ऑफ पेंटिंग। इसके बाद से फिर उसमें मिक्सिंग होने लगी थी इन पेंटिंग्स में दूसरे पेंटिंग फॉर्म्स की। तो उसी समय के बहुत सारे हिंदू जैन सब्जेक्ट्स जैसे महापुराण और चौर पंचशिका, अरण्य का पर्वण, महाभारत, भगवत पुराण, गीता गोविंद, ये भी बहुत सारी थीम्स थे अलग अलग पेंटिंग्स के, और ये सभी इंडिजिनस स्टाइल में पेंट किए गए थे। तो इसीलिए इस स्टाइल को प्री मुग़ल या प्री राजस्थानी भी कहा जाता है, और इसीलिए इस जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग या वेस्टर्न इंडियन स्कूल ऑफ पेंटिंग को इंडिजिनियस स्टाइल के साथ भी सिनोनिमस माना जाता है कि ये इंडिजिनस स्टाइल है। इंडिजिनस मतलब समथिंग विच इज़ लोकल टू अस, जो कि इट हैज़ नॉट बीन मिक्सड विद अदर फॉरेन कल्चर्स, वो होता है इंडिजीनियस। सो हम यहाँ पे देख सकते हैं चौरा पंचशिका जो गुजरात 15th सेंचुरी, जो कि एन सी मेहता कलेक्शन गुजरात, तो आप देख सकते हैं कि दिस इज़ द वेरी इंडिजिनस स्टाइल, जिसमें कोई और किसी स्टाइल का इन्फ्लुएंस, पर्शियन इरानियन स्टाइल का इन्फ्लुएंस अभी तक नहीं है। तो आप देख सकते हैं कि द ट्रांसपेरेंट वेल, जो बलून लाइक वेल है, ये उसके कुछ स्पेशल फीचर्स हैं जो स्कूल में इंडिजिनस स्टाइल में हमें देखने को मिलते हैं। इंडिजिनस स्टाइल की कुछ स्पेशल फीचर्स है कि आप वेल देखिए, उसका दुपट्टा देखिए कैसे बलून स्ट्रक्चर में, और कैसे ट्रांसपेरेंसी ऑफ वेल दिखाई गई है। सो ये सारे कुछ फीचर्स है, कैरेक्टरिस्टिक्स है। और अगर आप बेड एंड उसका डिज़ाइन देखिए, आप सारी डिज़ाइंस आप देखिए तो कितने अलग अलग डिज़ाइंस एंड ज्योमेट्रिक पैटर्न्स का यूज़ किया गया है। टेक्सटाइल पैटर्न आप बेड को देखिए। सो ऑल ऑफ दीज थिंग्स, बहुत सारे स्टाइलिस्टिक फीचर इस फेज़ में इवॉल्व हुए थे। इसमें है जैसे कि फैब्रिक्स, ओढ़नीस को, जैसे कि मैंने बताया कि ओढ़नीस को बलून टाइप स्ट्रक्चर में बताना, कि जो कि हीरोइंस है, जो मेन लेडी फिगर्स, फीमेल फिगर्स जो मेन है पेंटिंग की, उनके ऊपर ऐसे ओढ़नी को ऐसे बलून टाइप स्ट्रक्चर में उसको दिखाना। आर्किटेक्चर जो था वो कंटेक्चुअल था, जिस जगह पे वो पेंटिंग बनती थी उसके रिलेटेड आर्किटेक्चर था, तो वो काफ़ी कंटेक्चुअल था कि अलग अलग जगहों पे अलग अलग हमें पेंटिंग्स में आर्किटेक्चर देखने को मिलता है जब डिपिक्ट किए, जैसे कि ये डोम का स्ट्रक्चर, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर है, कहीं और पे डोम का स्ट्रक्चर मिलेगा, सेमी सर्कुलर स्ट्रक्चर टाइप का। ये डिफरेंट काइंड ऑफ हैचिंग्स इवॉल्व, वाटर बॉडीज़ को अलग तरीके से डिपिक्ट करने लगे, फ्लोरा फौना, पेड़ पौधे, लैंडस्केप्स को डिपिक्ट करने के अलग अलग तरीके, स्टाइलाइजेशंस होने लगे। ये सारे फॉर्मल एलिमेंट्स जो है वो कहीं ना कहीं राजस्थानी में मतलब राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग में हमें देखने को मिलते हैं, और राजस्थानी में इन सब के साथ साथ फिर इन्फ्लुएंस हमें बाकी मुग़ल स्कूल का भी देखने को मिलता है। बहुत सारे रीजन्स थे नॉर्थ में, ईस्ट में, वेस्ट में, जो कि सल्तन डायनेस्टीज़ के अंदर आते आते, सल्तनत डायनेस्टीज़ के अंदर आ जा रहे थे सेंट्रल एशिया से। तो लेट 12th सेंचुरी में एक इन्फ्लुएंस आया पर्शियन, टर्किक, अफ़गानी आर्ट, आर्किटेक्चर, कल्चर का एक इन्फ्लुएंस हमें देखने को मिलता है यहाँ पर पेंटिंग्स में। जैसे सुल्तान्स ऑफ मालवा, गुजरात, जौनपुर, अदर जगहों पे भी ये सुल्तान आने लगे। बहुत कम सेंट्रल एशियन आर्टिस्ट थे जो कि लोकल आर्टिस्ट के साथ काम करके एन इंटरमिंगलिंग ऑफ पर्शियन फीचर्स एंड इंडिजिनस स्टाइल लेड टू दी। तो मतलब एक तरीके से हम देखते हैं कि इसके बाद एक सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग भी आया। अब ये सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग जो है ये बहुत ही वेल फॉर्म्ड या बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्कूल ऑफ पेंटिंग नहीं है, हम ये नहीं कहेंगे, क्योंकि ये बहुत ही डोमिनेंट नहीं था, या बहुत ऐसा नहीं था कि इसमें बहुत सारी पेंटिंग्स या बहुत ही अलग टाइप की पेंटिंग्स हमें देखने को मिलती है। लेकिन हाँ, हम इसको फिर भी एक मार्क कर सकते हैं डिस्टिंक्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग, क्योंकि ये कहीं ना कहीं इंडिजिनस स्टाइल और पर्शियन स्टाइल के इन्फ्लुएंस से आया, क्योंकि जो सुल्तान गुजरात, जौनपुर, मालवा में आ रहे थे, उनके इन्फ्लुएंस में ये पेंटिंग्स उन्होंने इसको पेट्रोनाइज़ कराई। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं पर एक दिखा हमें कि अलग स्कूल ऑफ पेंटिंग है जहाँ पे इंडिजिनस और पर्शियन दोनों स्कूल्स ऑफ पेंटिंग का एक अमेलगमेशन देखने को मिला। तो ये रिप्रेजेंट करता है मोर ऑफ अ स्टाइल दैन अ स्कूल दैट हैज़ अ हाइब्रिड पर्शियन इन्फ्लुएंस। तो ये मतलब स्कूल से ज़्यादा एक स्टाइल है, एक थोड़ी सी डिस्टिंक्ट स्टाइल देखने को मिलती है जिसमें पर्शियन इन्फ्लुएंस देखने को मिलता है। इसमें इंडिजिनस पिक्टोरियल स्टाइल जो कि प्योर इंडियन स्टाइल्स थी, उसके साथ पर्शियन एलिमेंट्स का कमिंग टुगेदर, कलर पैलेट जो ठीक है कि पर्शियन एलिमेंट्स के कलर, पर्शियन कलर पैलेट्स, फिजियोनॉमी, किस तरीके से उन्होंने ह्यूमन को ड्रॉ किया है, लैंडस्केप, डेकोरेटिव डिटेल्स, टेक्सचर्स एंड किस तरीके से उन्होंने पैटर्न्स भरे हैं, तो वो इन दोनों का अमेलगमेशन, दोनों का साथ में आने लगे। नीमतनामा जिसका मतलब है बुक ऑफ डेलिकेसीज़, ये सबसे रिप्रेजेंटेटिव एग्जाम्पल है स्कूल का, जो कि मांडू में पेंट होती है। तो ये सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक बहुत ही एक्सीलेंट एग्जाम्पल है नीमतनामा।
तो ये पूरी बुक ऑफ रेसिपीज़ है, इसमें अलग अलग रेसिपीज़ हैं और इसमें हंटिंग, मेडिसिन प्रिपरेशन, कॉस्मेटिक, परफ्यूम वगैरह इनका यूज़ करना, इन सब के बारे में भी। तो ये नीमतनामा बुक में इन सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन हमें देखने को मिलेगी। तो ये जो है वो सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक बहुत ही एक्सेलेंट एग्जाम्पल है। स्टोरीज़ विद अंडरटोन्स ऑफ सूफी आइडियाज़ भी और गिविंग फेवर एंड लॉरेट चंदा पेंटिंग्स आर एग्जाम्पल्स ऑफ दिस जॉनर। तो हम देख सकते हैं कि बहुत ही रिच एंड कल्चरली ट्रेडिशनल स्कूल ऑफ पेंटिंग है जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग। एंड सल्तनत स्कूल ऑफ पेंटिंग इज़ नॉट लाइक अ स्कूल बट स्टाइल ज़्यादा हम कह सकते हैं। तो यहाँ पर हम एग्जाम्पल देखिए, नीमतनामा आपको साफ ही दिख रहा है कि किस तरीके से पर्शियन इन्फ्लुएंस, पर्शियन टच तो हमें दिख ही रहा है यहाँ पर। और साथ में नाव आते हैं हम पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग में। अब जैन टेक्स्ट और पेंटिंग्स के जैसे ही मैन्यूस्क्रिप्ट जो है वो पालाज ऑफ ईस्टर्न इंडिया, वेस्ट में आया गुजरात जो कि वेस्टर्न साइड है उसमें आया जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग, तो ईस्ट साइड में आया द पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग। ऑल्सो फ्रॉम द अर्लीस्ट एग्जाम्पल्स ऑफ पेंटिंग फ्रॉम द 11th एंड 12th सेंचुरी। तो 11th 12th सेंचुरी 1100-1200 ईयर्स जो थे उसमें पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग की भी काफ़ी पेंटिंग्स देखने को मिली। पाला पीरियड जो था वो 750 CE से मिड 12th सेंचुरी तक था और ये सबसे बड़ा फेज़ था बुद्धिस्ट आर्ट का। तो जहाँ जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग जैनिज़्म रिलीजन से इंस्पायर था, पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था वो बुद्धिस्ट रिलीजन से इंस्पायर था। जैसे नालंदा, विक्रमशिला, ये ग्रेट बुद्धिस्ट सेंटर्स थे लर्निंग के लिए। यहाँ पर बहुत मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी, पढ़ी जाती थी, रीड करी जाती थी, क्रिएट करी जाती थी। थीम्स जो थे और इमेजेस जैसे वज्रायण, बुद्धिस्ट डीटीज़, पाम लीव्स पे बनाना, ये सारी थीम्स में काफ़ी रिच वर्क किया गया है। ये सेंटर्स के पास वर्कशॉप्स भी थी, मतलब इन्हीं सेंटर्स में नालंदा, विक्रमशिला सेंटर्स जो थे यहाँ पे वर्कशॉप्स थी, मैन्युस्क्रिप्ट्स बनाई जाती थी, ब्रॉन्ज कास्टिंग किया जाता था। दूर दूर से चाइना, जापान, साउथ ईस्ट एशिया से लोग, स्टूडेंट्स आ रहे हैं यहाँ पर इन सेंटर्स में पढ़ने के लिए और एजुकेशन के लिए, रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, रिलीजियस स्टडीज़ के लिए, बहुत सारी चीज़ों के लिए इन इंस्टीट्यूशंस में या फिर इन प्लेसेस पे नालंदा, विक्रमशिला यहाँ पर आते थे पढ़ने करने के लिए। तो ये काफ़ी रिच कल्चरल ट्रेडिशनल हम कह सकते हैं एक पूरा रहा है। यहाँ पर आप एग्जाम्पल देखिए, ये पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग का एक एग्जाम्पल है, किस तरीके से टेक्स्ट लिखा गया है और किस तरीके से ये अब आप इसको अगर कंपेयर करेंगे तो जैन स्कूल ऑफ पेंटिंग की जो जो आर्ट वर्क है वो काफ़ी क्रूड रहा है, थिन पतली लाइन से, लेकिन काफ़ी क्रूड है, बहुत ही एकदम इट्स नॉट वेरी कर्वी एंड ऑल। लेकिन कंपेयर करेंगे आप पाला स्कूल के साथ, सो पाला स्कूल इज़ लिटिल लेस हम कह सकते हैं ब्राइट, जैसे कि उसमें बहुत ज़्यादा ब्राइट कलर्स, डीप कलर्स हैं, उसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा सा कम है। लेकिन अगेन एट द सेम टाइम इसकी लाइंस जो है ज़्यादा फाइन है, काफ़ी कर्वी है, काफ़ी राउंड है बहुत ही, एंड बॉडी फिगर में भी हमें डिफरेंस देखने को मिल रहा है यहाँ पर। एंड एक्सप्रेशंस जो है वो यहाँ पे ज़्यादा उसके साथ डिपिक्ट करे हुए हैं। तो इस वजह से पाला आर्ट बहुत अलग अलग जगहों पे, क्योंकि स्टूडेंट्स आते थे, फिर वो जब वापस घर जाते थे तो नेपाल, तिब्बत, बर्मा, श्रीलंका, जावा, ये बहुत अलग अलग जगहों पे हमारी पाला स्कूल ऑफ पेंटिंग की पेंटिंग्स हमें देखने को मिल सकती है इसी रीज़न की वजह से। तो जैसे कि जैन पेंटिंग में उसके अब हमने ये बात करी कि यहाँ की लाइन्स, कलर टोन ज़्यादा सबड्यूट है। कैरेक्टर्स जो है वो जैसे अजंता एलोरा आर्ट केव है उसके जैसे कैरेक्टर्स यहाँ पे मैच कर रहे हैं, उनकी पेंटिंग की लैंग्वेज सेम है। ए फाइन एग्जाम्पल बुद्धिस्ट पानी की इज़ द अस्थ सहस्रिका प्रजना परमिता, जो कि अभी बोडलियन लाइब्रेरी ऑक्सफोर्ड में है, विच इज़ द परफेक्शन ऑफ विजडम रिटन इन 8000 लाइन्स। सो मैसिव ह्यूज टेक्स्ट, 8000 लाइन्स में पूरी मैन्युस्क्रिप्ट है। तो ये नालंदा में ही पेंट करी गई थी 15th ईयर ऑफ द रीन ऑफ पाला किंग रामपाल के अंडर में, इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ द 11th सेंचुरी, यानी कि कहीं ना कहीं 1175 to 1200 के बीच में, 11th सेंचुरी, दैट मीन्स 1075 से 1100 के बीच में। इट हैज़ 6 pages ऑफ illustrations एंड वुडन कवर्स पेंटेड ऑन बोथ साइड्स। सो यू कैन सी द मतलब द अमाउंट, द क्वालिटी, द क्वांटिटी ऑफ एवरीथिंग जो यहाँ पर है। पाला डायनेस्टी धीरे धीरे मुस्लिम्स के आने के बाद वीकन होने लगी। पाला आर्ट जो है वो फर्स्ट हाफ ऑफ द 13th सेंचुरी यानी कि 1250 तक आते आते पाला डायनेस्टी या पाला आर्ट स्कूल ऑफ पेंटिंग यानी कि एंड होने लगा और मुस्लिम इन्वेडर्स आए, उन्होंने अटैक करने लगे सारी वर्कशॉप्स वगैरह को।
What are manuscript paintings? Name two places where the tradition of manuscript painting was prevalent. तो manuscript paintings basically ये है कि literary text, religious themes, poems, musical text वगैरह को जब लिखा जाता था उस text के साथ उसको accompany करते थे paintings, उसको illustrate और decorate करने के लिए, वो ही manuscript paintings हैं. आप लिख सकते हैं, उसमें पतलीज होती हैं, thread होता है बीच में जो tie together करता है. Initially manuscript paintings palm leaf से बनाई जाती थी, धीरे धीरे करके फिर पेपर आने लगा. All of these things you can write. तो दो places जो थी वो है, एक तो ईस्टर्न इंडिया में पाला नंदा मतलब नालंदा विक्रमशिला, एंड फिर वेस्ट में गुजरात, राजस्थान के साउथ पार्ट, सेंट्रल इंडिया के कुछ पार्ट्स. टेक अ चैप्टर फ्रॉम एनी वन ऑफ आवर लैंग्वेज टेक्स्ट बुक्स एंड मेक एन illustrated folio with selected text in minimum 5 pages. So you can do this. It's a very interesting activity कि आप खुद अपनी मैन्यूस्क्रिप्ट बनाइए. So with this हमारा फर्स्ट चैप्टर इज़ ओवर.